नमस्कार मेरी प्यारी हॉरर फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताइए कि आप एकदम बढ़िया से तो है ना? देखो, समय और मौसम दोनों ही सही नहीं चल रहे, तो अपना ध्यान रखा करो। अच्छा, तो आज की स्टोरी हमें गरिमा ने शेयर की है। गरिमा एक विधवा औरत है और आज से लगभग 2 ढाई साल पहले उनके पति की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और उसके बाद से वह बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और अक्सर जब इतना बड़ा सदमा लगता है तो इंसान पूरी तरह से सदमे में बैठ जाता है। तो ऐसा ही कुछ गरिमा के साथ हुआ, लेकिन उनकी इसी कमजोरी का किसी ने बहुत ही गलत फायदा उठा लिया। देखिए, कई प्रकार की बुरी आत्माएं, बुरी ताकतें होती हैं जो अलग अलग प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी होती है कि हम अपनी ऑरा को इतना ज्यादा कमजोर कर लेते हैं, तो उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने की छूट मिल जाती है। गरिमा आज भी एक बहुत बुरे दर्द से गुजर रही है और इस दर्द में रहते हुए ही उन्होंने मुझे इस स्टोरी को शेयर किया है। हालांकि उनकी इस पूरी आपबीती को सुनने के बाद उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया है और उनकी समस्या का समाधान होने के बाद ही ये स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप कैसे भी करके इस स्टोरी को मिस करने की भूल मत करना और स्टोरी को अंत तक जरूर सुनना, ताकि ऐसी चीज अगर आपके साथ हो जाए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि ऐसी बुरी ताकतें बता करके नहीं आती, आपको धीरे धीरे इनका एहसास होना शुरू होता है। अगर समय पर चेत गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो जो भी साथी पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए फिर स्टोरी को शुरू करते हैं। देहरादून के पहाड़ी इलाकों में एक शाम एक खुशहाल शादीशुदा कपल कार में सफर का आनंद ले रहा था। उस शाम सुहाना मौसम था। आसमान से हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और साथ ही चारों ओर ठंडी हवाएं भी चल रही थी। कार में बैठे दोनों हस्बैंड वाइफ इस सुहाने सफर का मजा ले रहे थे। हस्बैंड का नाम था आदित्य, जो कार को बड़ी ही सेफली ड्राइव कर रहा था, और आदित्य की वाइफ गरिमा इस कार की साइड विंडो के द्वारा खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रही थी और कार में धीमी आवाज पर गाने बज रहे थे। गरिमा काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि बड़े दिनों के बाद आदित्य टाइम निकालकर अपनी पत्नी गरिमा को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के आया था। पूरा सफर सही जा रहा था, मगर कुछ पल के बाद यह खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। अचानक से सामने से एक बड़ा ट्रक पूरी रफ्तार से उन्हीं की ओर आ रहा था। सड़क बेहद सकरी सी थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी। अब सामने से आते ट्रक का साइज देखने में काफी बड़ा लग रहा था और उसकी रफ्तार भी असामान्य रूप से काफी तेज थी। लेकिन बिना घबराए आदित्य ने लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज तो जैसे उस ट्रक ड्राइवर को सुनाई दे ही नहीं रही थी। वह ट्रक ड्राइवर नशे में लग रहा था। अब आदित्य दूसरी साइड पर गाड़ी मोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर गाड़ी सीधे नीचे गहरी खाई में गिर सकती थी। अब आदित्य ने अपनी तरफ से गाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी और देखते ही देखते कार और ट्रक एक दूसरे से बुरी तरह से टकरा चुके थे। अब ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन इस एक्सीडेंट में सिर्फ आदित्य और गरिमा घायल नहीं हुए थे, बल्कि ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अब राहत की बात यह थी कि इस जबरदस्त टक्कर के बावजूद भी न तो कार गहरी खाई में गिरी और न ही ट्रक गिरा। लेकिन इस हादसे में सभी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। गरिमा को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। अगली सुबह जब गरिमा की आंख खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के कमरे में पाया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी और बाएं हाथ में फ्रैक्चर था। पर होश में आते ही गरिमा की बेचैन नजरें अपने पति आदित्य को ढूंढने लगी। लेकिन पूछने पर गरिमा को पता चला कि उसके हस्बैंड आदित्य की मौत हो चुकी है। आदित्य को इतनी चोटें आई थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। अब ये सुनकर मानो गरिमा की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके लिए तो यह एक गहरे सदमे की तरह था। गरिमा अपने पति के लिए रो रही थी। उसकी शादी को 4 साल ही हुए थे और आदित्य एक बहुत ही अच्छा पति था। दोनों बच्चे की प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस एक्सीडेंट को लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन गरिमा अभी भी अपने पति को खोने के गम से उबर नहीं पाई थी।
उसने अपने आप को पूरी तरह से 4 दीवारों में कैद कर लिया था। गरिमा के ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की कि गरिमा को अपने साथ ले जाया जाए, लेकिन गरिमा उसी घर में रहना चाहती थी जहां दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उस घर में आदित्य की यादें बसी थी, उसकी निशानियां थी। वह अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं यादों के साथ बिताना चाहती थी। गरिमा ने खुद को पूरा बदल दिया था। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, यह सब कुछ कम कर दिया था। गरिमा का डेली रूटीन भी खराब होने लगा था। न ठीक से कुछ खाना पीना, न रात को वक्त पर सोना। बस वो अपनी जिंदगी जैसे एक गहरे सदमे में बिता रही थी। मगर कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म भर देता है। कुछ ऐसा ही गरिमा के साथ भी होने लगा था, या फिर शायद उसने खुद को उस माहौल में पूरी तरह से ढाल लिया था। धीरे धीरे गरिमा की हालत पहले से कुछ बेहतर होने लगी थी। वह अपने इस गम से थोड़ा बहुत उबरने लगी थी। हालांकि वह आज भी उसी घर में अकेली रह रही थी, लेकिन इस बार उसकी दिनचर्या धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। गरिमा ने घर की साफ सफाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब भी वो साफ सफाई करने बैठती, उसके हाथ आदित्य की कोई ना कोई ऐसी निशानी लग जाती जिसे देखकर उसकी आंखें फिर से भर आती थी। मगर इस बार गरिमा ने खुद को संभालना शुरू कर दिया था। वो अब इस सच्चाई को स्वीकार करके अपने आप को उस माहौल में ढालना चाहती थी। अब उसका रूटीन पहले की तरह नॉर्मल होने लगा था। भले ही अब उसे सुबह उठ करके आदित्य के लिए नाश्ता तैयार नहीं करना पड़ता था और न ही उसकी शर्ट प्रेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब वह सुबह उठकर अपने लिए खाना बनाने लगी थी, घर के छोटे मोटे काम करने लगी थी और कुछ पल आदित्य की निशानियों को अपने पास रख करके उसे याद किया करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि गरिमा अपने कपड़े धोकर के उन्हें बालकनी में सुखाने गई। तार पर कपड़े टांगते हुए उसकी नजर सामने वाली बालकनी पर जाती है। अब वहां पर एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी और कुछ ही देर में दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। सामने वाली लड़की ने गरिमा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। गरिमा ने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया और फिर अंदर चली गई। अब एक शाम गरिमा सब्जी लेने घर से बाहर निकलती है। बाहर मोहल्ले में सब्जी वाला आया हुआ था। मोहल्ले के कुछ लोग उससे सब्जियां खरीद रहे थे। जब सभी लोग चले गए तब गरिमा उसके पास पहुंची और सब्जियां लेने लगी। अब देखने में सब्जियां बिल्कुल ताजी और हरी भरी लग रही थी, लेकिन उनके दाम बहुत ज्यादा थे। गरिमा ने उसे सब्जी वाले से दाम आधे करने की बात कही, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ। ऊपर से गरिमा के पास छुट्टे पैसे भी कम पड़ गए थे। तभी साजिया नाम की लड़की वहां पर आती है और गरिमा को छुट्टे पैसे देते हुए बोली, ये लीजिए, आप सब्जी खरीद लीजिए, हम छुट्टे दे देते हैं। गरिमा ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन साजिया जिद करते हुए बोली, कोई बात नहीं, छुट्टे ही तो हैं। अब आखिरकार गरिमा मना नहीं कर पाई और उन्हीं छुट्टे पैसों से सब्जी खरीद ली। मगर गरिमा अपने उसूलों की बहुत पक्की थी। वह किसी का भी कोई भी उधार अपने ऊपर नहीं रखती थी, चाहे वह कुछ छुट्टे पैसे ही क्यों ना हो। अब अगले दिन गरिमा छुट्टे पैसे वापस लौटाने के लिए साजिया के घर पर जाती है। साजिया और उसके परिवार वालों ने गरिमा का बड़े प्यार और आदर से स्वागत किया। उसे अपने पास बैठाया और चाय पाने के लिए पूछा। गरिमा को उन सबका व्यवहार काफी अच्छा लगा और यहीं से गरिमा और साजिया की एक दूसरे से जान पहचान बढ़ने लगी। साजिया किसी न किसी बहाने गरिमा से मिलने उसके घर आ जाया करती थी। कभी चीनी या दूध लेने के बहाने, तो कभी अपनी बालकनी से गरिमा को देखकर मुस्कुरा देती थी। गरिमा को भी साजिया का मिलनसार और हंसमुख स्वभाव पसंद आने लगा था, क्योंकि गरिमा पिछले 2 सालों से अपने पति की मौत के गहरे गम से जूझ रही थी। ऐसे में उसे साजिया के रूप में एक अच्छी दोस्त और सहेली मिल गई थी, जो हर शाम उससे मिलने आ जाया करती थी। एक शाम को क्या होता है कि गरिमा और साजिया दोनों आमने सामने बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही थी। अब साजिया सबसे पहले अपने बारे में बताने लगी। इसके बाद गरिमा ने भी अपने पति आदित्य के बारे में बताना शुरू किया। वह आदित्य के साथ बिताए गए अपने सबसे खूबसूरत पलों को भी साजिया के साथ शेयर करने लगी। गरिमा बोलती जा रही थी और साजिया उसकी हर बात सुनती जा रही थी। अब बात करते करते गरिमा की आंखें भर आई। वह कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं अपने पति आदित्य को बहुत मिस करती हूँ। गरिमा की बात सुनकर के साजिया कुछ पल खामोश रही। फिर उसने कहा, वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। गरिमा ने कहा, हाँ, वो जहां भी होंगे मुझे भी याद करते होंगे। इस पर साजिया ने कहा, अरे वो तो यही है आपके पास और वो दिन भर आपको ही देखते रहते हैं।
अबे साजिया की ये बात सुनकर के गरिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। गरिमा ने हैरानी से पूछा, यह क्या कह रही हो तुम साजिया? साजिया ने शांत स्वर में कहा, वही कह रही हूं जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन मैं आपके आदित्य को देख सकती हूं। क्या आपको उनकी मौजूदगी का जरा सा भी एहसास नहीं होता? अब साजिया की यह बातें गरिमा को हैरान कर रही थी। गरिमा ने पूछा, किस तरह की मौजूदगी? साजिया ने जवाब दिया, आपके सोहर आदित्य की मौजूदगी। क्या आप उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाती? वो तो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। अब साजिया की बातें गरिमा को डराने लगी थी। उसके मन में यह शक भी पैदा होने लगा कि कहीं उसकी भावनाओं के साथ कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा। गरिमा ने गुस्से में कहा, देखो साजिया, अगर ये मजाक है तो प्लीज ऐसा मजाक बंद करो। इस पर साजिया ने सफाई देते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, या फिर मैं आपसे इतना घटिया मजाक करूंगी? आप तो मेरी दोस्त से भी बढ़कर हैं। साजिया की यह बात सुनकर गरिमा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर साजिया ने धीरे से कहा, लगता है आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल बैठी, इसीलिए तुम आपको यह बताना नहीं चाह रही थी कि कहीं आप मुझसे नाराज न हो जाएं। साजिया की बातों का गरिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसे अनसुना और अनदेखा करती रही। गरिमा साफ तौर पर नाराज दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि साजिया उससे ऐसी बातें कहेगी। गरिमा की नाराजगी देखकर साजिया उठकर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले वह इतना कहकर गई, एक बार उन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपको उनकी मौजूदगी का एहसास होगा, आपको उनका अक्स भी दिखाई देगा, तब समझ जाइएगा कि वो आपके पास वापस आ गए हैं। इतना कहकर साजिया वहां से चली गई और गरिमा के मन में ढेरों सवाल छोड़ गई, जो उसे रह रहकर बेचैन करने लगे। साजिया की कही हुई बातें गरिमा के मन में बार बार घूमने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या सचमुच आदित्य यही मेरे पास इस घर में मौजूद है? क्या मुझे उनकी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए? ये सोचकर गरिमा के दिल में एक नई उम्मीद और खुशी जाग उठी। उसने आदित्य की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश शुरू कर दी। गरिमा अकेले ही आदित्य का नाम पुकारती रही, कभी दिन में तो कभी रात में। वो हर पल उनकी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करती। उसने हर वह तरीका आजमाया जिससे उसे आदित्य की बस एक झलक ही देखने को मिल जाए, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश रंग नहीं लाई। मगर कुछ ही दिनों के बाद गरिमा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ दिनों से घर में इत्र की तेज और अजीब सी महक फैलने लगी। गरिमा ने घर में रखे हर परफ्यूम को खोल करके सूंघा। उसने वह परफ्यूम भी सूंघा जिसे आदित्य रोज लगाया करता था, लेकिन उन सभी परफ्यूम्स की खुशबू में उसे वो महक नहीं मिली जो पूरे घर में धीरे धीरे फैल रही थी। धीरे धीरे बातें और भी अजीब होती चली गई। साजिया से मिलना जुलना पहले से कम होने लगा। उस शाम के बाद साजिया का हर शाम को मिलने आना भी कम हो गया, लेकिन अब गरिमा का पूरा ध्यान उन अजीब सी घटनाओं पर था जो उसके साथ होने लगी थी। अब हर रात कोई उसके कानों में फुसफुसाता था। वह फुसफुसाहट इतनी स्पष्ट और तेज होती कि गरिमा गहरी नींद से घबरा कर जाग जाती। वो घबराई हुई अपने चारों ओर देखती रही और फिर आखिरी उम्मीद के साथ आदित्य का नाम पुकारती, ये सोचकर कि शायद ये सब कुछ वही कर रहा हो। आदित्य, क्या ये तुम हो? मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता सिवाय रात की खामोशी के। धीरे धीरे इससे भी ज्यादा अजीब चीजें होने लगी। हर सुबह जब गरिमा की आंख खुलती तो वह खुद को दूसरे कपड़ों में पाती, यानी कि रात को जिन कपड़ों में वह सोती थी, सुबह उठने पर उसके बदन पर कोई और कपड़े होते। गरिमा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी रात में उसने खुद ही कपड़े बदले हों और अब उसे याद न हो। ऐसे ही न जाने कितने विचार उसके मन में आते रहे, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बस खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन उसने अपने शरीर में कुछ और भी नोटिस किया। हर 3 दिन के बाद उसकी बाजुओं और हाथों पर हल्के हल्के निशान दिखाई देने लगे। ध्यान से देखने पर वह किसी की उंगलियों की पकड़ के निशानों जैसे लगते थे, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वे निशान उसे कुछ याद दिला रहे थे, जैसे उसने बिल्कुल ऐसे ही निशान पहले भी कहीं पर देखे हों, लेकिन कहाँ, यह उसे याद नहीं आ रहा था। अब याद करने से ज्यादा गरिमा परेशान थी। उसका दिल घबराया हुआ था और उसका मन अनगिनत सवालों में उलझ चुका था। क्या यह सब कुछ आदित्य कर रहा है,
क्या सचमुच आदित्य की आत्मा ही उसके आसपास है? हालांकि गरिमा को घर में किसी की मौजूदगी साफ महसूस होती थी, लेकिन वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि वह मौजूदगी आदित्य की थी या किसी और की। तभी अचानक उसके मन में साजिया का ख्याल आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके मन में उठ रहे इन तमाम सवालों का जवाब शायद सिर्फ साजिया ही दे सकती थी। एक शाम में गरिमा साजिया से मिलने उसके घर पर गई, लेकिन अंदर जाकर जब वह साजिया से मिली तो साजिया कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। पहनावा वही था, रूप भी वही था, बस चेहरे पर एक अलग ही नूर झलक रहा था और होठों पर ऐसी मुस्कान थी मानो उसे कोई बड़ी राहत मिल गई हो। गरिमा ने साजिया को देख करके कहा, तुम्हारे चेहरे पर तो काफी निखार आ गया है, तुम्हें देख करके अच्छा लगा। लेकिन साजिया ने सवालिया अंदाज में कहा, मुझे भी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझसे मिलने के इरादे से तो आई नहीं होगी। इस पर गरिमा ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। उसने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो यह तय नहीं कर पा रही है कि यह सब कोई और कर रहा है या फिर आदित्य। साजिया ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और विश्वास दिलाते हुए कहा, कोई और कैसे हो सकता है? वो आपके पति आदित्य ही हैं। वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। इस पर गरिमा ने अपनी बाजुओं और हाथों पर बने निशान दिखाते हुए कहा, लेकिन आदित्य ने कभी मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। वो तो मुझ पर खरोंच तक नहीं आने देते थे, तो फिर वो इस तरह की निशान क्यों छोड़ेंगे? साजिया उन निशानों को हाथ लगाकर देख ही रही थी कि तभी गरिमा की नजर उसके बाएं हाथ पर चली गई। साजिया ने अपनी कलाई पर एक ताबीज पहन रखा था और ये देखकर गरिमा थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले उसने साजिया को कभी ताबीज पहने नहीं देखा था। तो गरिमा ने पूछ लिया, यह ताबीज है ना? साजिया ने जवाब दिया, हाँ, मेरी अम्मी ने मेरे लिए ये ताबीज बनवाया था। कह रही थी कि बुरी नजर से बचवाने के लिए बनवाया है। मैं बहुत बीमार पड़ी थी ना, इसलिए। अब ये कहते हुए साजिया गरिमा से नजरें चुरा रही थी और उसके शब्द भी हल्के हल्के कांप रहे थे। और तभी गरिमा को कुछ याद आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती या पूछती, साजिया ने बात बदलते हुए कहा, अरे आप अभी आदित्य के बारे में कुछ पूछ रही थी ना? आदित्य का जिक्र सुनते ही दोनों के बीच एक बार फिर से उसी विषय पर चर्चा होने लगी। गरिमा काफी उलझी हुई और घबराई हुई लग रही थी। उसकी परेशानी देखकर साजिया ने कहा, आप इतना सोचकर खुद को यूं परेशान क्यों कर रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आदित्य अब आपके बहुत करीब आ गए हैं। इस पर गरिमा ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि वो आदित्य ही है? आखिर तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकती हो? साजिया ने कहा, क्योंकि मैं उन्हें देख सकती हूँ। गरिमा ने फिर पूछा, कैसे देख सकती हो? साजिया ने कहा, दरअसल मैं बचपन से ही मरे हुए लोगों की मौजूदगी बहुत जल्दी महसूस कर लेती हूँ और उन्हें देख भी लेती हूँ। अब तो मुझे इसकी आदत भी हो गई है, इसलिए मैं आपके आदित्य को भी देख सकती हूँ। इस पर गरिमा ने बेचैन होकर के पूछा, तो फिर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? मेरे सामने क्यों नहीं आते? साजिया ने उसे शांत करते हुए कहा, दिखेंगे, वो आपको भी दिखेंगे, बस आपको उन्हें अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार करना होगा। अब गरिमा को साजिया की बात समझ में नहीं आई। तब साजिया ने समझाते हुए आगे कहा, देखिए, जब भी आपको उनकी मौजूदगी महसूस हो, उसी पल एक बात 2 बार दोहराइए कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। फिर वो आपको नजर आने लगेंगे। आदित्य आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। साजिया की बातें गरिमा की समझ से परे थी, लेकिन आदित्य को वापस पाने का यह मौका वह खोना नहीं चाहती थी। आदित्य को एक बार फिर से देखने की तड़प ने गरिमा को यह सब कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। साजिया ने आगे कहा, आज आप अच्छे से सज धज करके तैयार रहिए और फिर यह सब कुछ कीजिए। उसके बाद देखिए, आदित्य आपके सामने होंगे, आपके बिल्कुल करीब। और ये सुनकर के गरिमा के होठों पर मुस्कान खिल गई। घर वापस आकर गरिमा तैयार होने लगी। वो वही कपड़े पहन रही थी जिनमें आदित्य उसे प्यार भरी नजरों से निहारा करता था। बाल संवारने से लेकर मेकअप तक गरिमा पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और आईने के सामने खड़ी थी। रात के 9 बजे थे और तभी अचानक किचन में कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही गरिमा दौड़कर के किचन में गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई बर्तन गिरकर के जमीन पर बिखरे पड़े थे। गरिमा एक एक करके उन बर्तनों को उठाकर उनकी जगह पर रखने लगी, लेकिन एक बर्तन बहुत ऊपर रखा जाने वाला था,
जहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि वह जगह काफी ऊंची थी। फिर भी उसने एक ही कोशिश की। गरिमा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस बर्तन को उसकी जगह पर रखने लगी, मगर उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। और तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने गरिमा को ऊपर की ओर उठा लिया। यह महसूस होते ही वह डर के मारे जोर से चीख उठी और उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। जब गरिमा ने नीचे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो हवा में लटकी हुई थी। ये देखकर उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और कुछ ही पलों के बाद वह नीचे आ गिरी। पहले तो गरिमा बहुत घबरा गई, लेकिन फिर उसे साजिया की कही हुई बातें याद आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और किचन से बाहर आई और अपने चारों ओर देखने लगी। अब गरिमा को किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। गरिमा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, आदित्य है, मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार करती हूँ। गरिमा ने यह बात एक बार फिर दोहराई और थोड़ी ही देर बाद अपनी आंखें खोल दी। लेकिन सब कुछ शांत नजर आ रहा था। न कोई हलचल थी, न कोई आवाज। बस चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जिसे वो साफ महसूस कर पा रही थी। और तभी अचानक उसी पल लाइट चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। गरिमा ने सोचा, ये अचानक लाइट को क्या हो गया। वो बाहर जाकर देखने लगी तो उसने देखा कि सभी के घरों में बिजली आ रही थी, बस उसके घर की ही बिजली गई हुई थी। गरिमा वापस अंदर आती है और मोबाइल की टॉर्च जलाकर के मैन स्विच बोर्ड के अंदर झांकने लगी। मोबाइल की टॉर्च की हल्की सी रोशनी दीवारों पर फैल रही थी, मगर तभी उन दीवारों पर एक अजीब सी परछाई लहराती हुई गरिमा को कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी। ये देख करके गरिमा डर से चौंक उठी। उसे ऐसा लगा मानो कोई दीवारों पर रेंगता हुआ तेजी से गुजर गया हो। गरिमा ने घबरा करके मोबाइल की टॉर्च दीवारों पर घुमाई, लेकिन अब वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब इसे अपना वहम समझकर गरिमा दोबारा मैन स्विच चेक करने लगी और तभी अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और इतना करीब कि उसकी गहरी भारी सांसों की आवाज गरिमा के कानों में गूंज रही थी। उन सांसों की ठंडक उसके गले तक महसूस हो रही थी। गरिमा डर करके वहीं एक जगह पर जम गई। पीछे मुड़ने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि यह आदित्य नहीं है और दूसरी तरफ उसे साजिया की कही हुई बात भी याद आ रही थी। गरिमा ने किसी तरह अपने डर पर काबू पाया और मोबाइल की टॉर्च के साथ धीरे धीरे पीछे मुड़ी। टॉर्च की रोशनी में उसे अपने सामने कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें अब भी आदित्य की एक झलक ढूंढ रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, मगर आदित्य का कहीं कोई निशान नहीं था। वो परेशान हो गई। तभी टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और गरिमा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। जमीन पर किसी बड़े पैरों के अजीबोगरीब निशान उभरे हुए थे। गरिमा उन निशानों को गौर से देख ही रही थी कि तभी अगले ही पल उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बेहद भयानक था। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में थोड़ी दूरी पर गरिमा को किसी के दोनों पैर दिखाई दिए, मगर वे पैर किसी इंसान के नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी दानव के जैसे लग रहे थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। यह सीन देखते ही गरिमा की रूह कांप उठी और वो चीखती हुई पीछे हट गई। कौन है वहां? गरिमा डर से कांपती हुई आवाज में बोलती है, लेकिन तभी अचानक उस अंधेरे और खामोशी के बीच एक बेहद भारी और डरावनी गुर्राहट गूंज उठी, जिसे सुनकर गरिमा का दिल पूरी तरह से दहल उठा। डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। मोबाइल की टॉर्च अब भी जल रही थी और उसकी हल्की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। गरिमा जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उसे कस करके पकड़ लिया। अंधेरे और टॉर्च की धुंधली रोशनी के कारण गरिमा साफ नहीं देख पा रही थी कि उसे किसने पकड़ा है, लेकिन वो साफ महसूस कर रही थी कि यह किसी आम इंसान की पकड़ नहीं थी। खुद को छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो पूरी ताकत से छटपटाती रही और लगातार मदद के लिए चीखती रही, और तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से घसीटते हुए कमरे की ओर ले जाने लगा। वो भयानक गुर्राहट अब भी लगातार गूंज रही थी।
गरिमा अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वो लगातार फर्श पर घसीटते चली जा रही थी और तभी मोबाइल की टॉर्च से फैलती हल्की सी रोशनी में गरिमा की नजर एक पल के लिए उस हैवान पर पड़ी। देखने में वह आदित्य नहीं था और वह कोई इंसान भी नहीं था। वो किसी दानव के जैसा दिखाई देने वाला एक भयानक सा साया था जो गरिमा को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। अंधेरे के बीच एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसका शरीर किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट के आसपास लग रही थी। पूरा शरीर गहरे काले रंग का था, मानो जलकर कोयले में बदल गया हो। उसकी त्वचा फटी हुई और खुरदरी दिखाई दे रही थी, जैसे राख उसके शरीर से चिपकी हुई हो। उसके पूरे शरीर से काले धुएं की लहरें लगातार उठ रही थी। उसका चेहरा सबसे ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। न कोई मुंह था न होठ, बस वे भयानक गहरी लाल आंखें जो उसके चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। गरिमा भय से चीख उठी और पूरी ताकत लगाकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर उस साये के सामने उसकी एक न चली। वो साया उसे खींचते और घसीटते हुए कमरे की ओर ले गया। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, गरिमा कांपती हुई आवाज में बोली, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगले ही पल वो साया काले से धुएं में बदल गया और धीरे धीरे एक इंसानी रूप धारण कर लिया। यह दृश्य देखकर गरिमा की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसके सामने एक बेहद खूबसूरत बंदा खड़ा था। उसकी गहरी नीली आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और उसकी निगाहें लगातार गरिमा पर टिकी हुई थी। गरिमा ने डरते हुए फिर पूछा, कौन हो तुम? वह भारी आवाज में बोला, मैं एक जिन हूं और आज से हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन? जिन शब्द सुनते ही गरिमा के मानो होश उड़ गए। वह जिन आगे बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि जिस दर्द और गम का बोझ तुमने इतने समय से उठा रही हो उसे कम कर दूंगा। लेकिन बदले में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद को मुझे सौंपना होगा और तुम यह पहले ही कर चुकी हो। यह सुनते ही गरिमा घबरा करके बोली, नहीं, मैंने खुद को तुम्हें नहीं सौंपा, मेरे पास मत आना। जिन की आवाज और भी भारी हो गई, तुमने ही तो मुझे पूरे मन से हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार किया है। अब उसकी बात सुनकर गरिमा ने अपना माथा पकड़ लिया। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगी, मैंने ये क्या कर दिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गरिमा उस जिन के मायाजाल में फंस चुकी थी। जिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। गरिमा उससे बचकर भागने ही वाली थी कि तभी उसने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया। वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारा दर्द अब मेरा है और बदले में तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों मेरे हैं। यह कहते ही जिन ने गरिमा पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उसकी मजबूत पकड़ के निशान गरिमा की कलाइयों और बाहों पर उभर आए। उसकी भयानक छुअन से गरिमा का पूरा शरीर जलने लगा और जहां जहां उसका स्पर्श हुआ वहां जलन के गहरे निशान बनने लगे। गरिमा अब उस जिन के वश में आ चुकी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा पीड़ा में डूब गई थी। जिसे वह इतने दिनों से आदित्य समझ रही थी, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जिन था जो शुरुआत से ही अपनी मौजूदगी का एहसास उसे कराता आ रहा था। 1 महीने से गरिमा हर रात इस भयानक स्थिति से अकेले जूझ रही थी। उसके चेहरे, हाथों और बाहों पर जलन और किसी की मजबूत पकड़ के गहरे निशान उभरने लगे थे। उसने खुद को बचाने और उस जिन से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। कई तांत्रिकों और बाबाओं को भी बुलवाया गया, लेकिन किसी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक जिन था। गरिमा पूरी तरह अकेली इसी तकलीफ का सामना कर रही थी और एक दिन गरिमा अपनी बालकनी में खड़ी थी और तभी उसकी नजर सामने वाली बालकनी पर पड़ी जहां साजिया खड़ी थी। साजिया को देखकर गरिमा ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिला करके कहा, हाय, लेकिन साजिया ने उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कुछ पल के बाद दोनों की नजरें फिर से एक दूसरे से मिली, मगर इस बार साजिया ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। कुछ ही दिनों बाद गरिमा की मुलाकात अचानक साजिया से हो ही गई।
साजिया अपने पूरे परिवार के साथ कहीं पर जा रही थी, लेकिन इस बार भी उसने गरिमा की ओर ठीक से देखा तक नहीं। गरिमा उसके पास पहुंची और पूछा, कहाँ जा रही हो? साजिया ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, वो हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। गरिमा हैरान होकर के बोली, क्या? अभी? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? साजिया ने कहा, वो मौका ही नहीं मिला बताने का, पैकिंग में ही सारा समय निकल गया। गरिमा की आंखें भर आई। उसने कहा, अभी चली जाओगी? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करोगी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। इतने में साजिया की अम्मी ने उसे आवाज दी, साजिया जल्दी आओ। साजिया ने जल्दी से कहा, मुझे जाना होगा, अम्मी बुला रही है। गरिमा ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मत जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक जिन मेरे पीछे पड़ गया है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे साजिया को वहां से जल्दी से निकल जाना था। उसने गरिमा की ओर देखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक बार नए घर पे पहुंच जाऊं फिर आपसे बात करूंगी। गरिमा ने तुरंत पूछा, कैसे बात करोगी? न तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास है और न तुम्हारे नए घर का पता। जल्दी अपना नंबर दो। अब गरिमा बेहद बेचैन थी। इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत साजिया की ही थी। अब साजिया ने अपना मोबाइल नंबर बता दिया। गरिमा ने तुरंत उसी नंबर पर कॉल मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। गरिमा ने हैरानी से पूछा, ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। साजिया बोली, अरे वो आज ही फोन चार्ज करना भूल गई थी, मैं घर पहुंचते ही आपको खुद से फोन करूंगी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। न वह गरिमा की बातें सुनने के लिए तैयार थी और न उसके सवालों का जवाब देने के लिए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अपने परिवार के साथ तेजी से वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते वो एक बात कह गई, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। साजिया जा चुकी थी और गरिमा भी अपने घर के अंदर आ चुकी थी। वो बेहद परेशान थी और खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। और तभी उसकी नजर बिस्तर के गद्दे के नीचे रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जिसका आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ था। गरिमा ने वह चिट्ठी निकाली और उसे खोल करके पढ़ना शुरू किया। वह चिट्ठी साजिया की थी, जो उसने गरिमा के लिए लिखी थी और उसके लिए बहुत पहले छोड़ करके गई थी। गरिमा ध्यान से पढ़ने लगी। मैं साजिया, देखिए, जब तक आपको यह चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं और इस तकलीफ में आपको मैंने ही डाला है, वह भी अपनी मजबूरी की वजह से। यह जिन कोई आम जिन नहीं है, वह सिर्फ उन्हीं लोगों की ओर खींचा चला जाता है जो आपकी तरह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। बहुत साल पहले मैंने किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया था। उसके बिछड़ने के गम ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और उसी दौरान वह जिन मेरे पीछे पड़ गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वह कब और कैसे मेरी जिंदगी में आया। मैंने उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। फिर मुझे उससे छुटकारा पाने का एक जरिया मिला और वह जरिया आप थी। एक ऐसी औरत जो अपने पति की मौत के गम से अब तक उबर नहीं पाई थी। मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। हम रोज आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको भी उस जिन से छुटकारा मिल जाए, या फिर आपको भी वही जरिया मिल जाए जैसा कभी मुझे मिला था। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद गरिमा को सब कुछ समझ में आ गया। अब उसे एहसास हुआ कि इतने दिनों से साजिया ने जो उससे दोस्ती निभाई थी, वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें गरिमा अनजाने में फंस चुकी थी। उसके पति के नाम पर उसे बहलाना और उसके करीब आना, यह सब पहले से ही रचा गया एक खेल था। गरिमा को याद आया कि जो निशान आज उसके शरीर पर हैं, वही निशान पहले साजिया के भी थे। गरिमा खुद को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ विश्वासघात हुआ था, लेकिन वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 3 साल के बाद गरिमा को एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जो अपने बच्चे को खोने के गम से आज तक उबर नहीं पाई थी। गरिमा के मन में एक ख्याल आया, क्या उसे भी साजिया की तरह उसी औरत से दोस्ती का नाटक करना चाहिए ताकि वह इस जिन से मुक्त हो सके, या फिर पूरी उम्र भर इसी भयानक सच्चाई के साथ गुजार ले। आज भी गरिमा यही सोचती है, काश मैंने किसी की बातों पर भरोसा न किया होता तो आज मेरे हालत बेहतर होते। तो दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा था गरिमा की लाइफ में,
और इसी समय में उन्होंने मुझे यह स्टोरी शेयर की। तो जब उनका दर्द मैंने देखा तो मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं। तो मैंने गरिमा की प्रॉब्लम के बारे में उनको बताया और बहुत ही कोशिशों के बाद उनकी यह समस्या काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। हालांकि वो जो जिन था वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसकी शक्तियों को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है और अब गरिमा जी काफ़ी अच्छा महसूस करती हैं। अब उनको वह ज़्यादा परेशान नहीं करता है और बहुत ही जल्दी गरिमा जी को उस जिन से पूरी तरह से छुटकारा भी मिल जाएगा। साथियों, ऐसे ही जब आपसे कोई दोस्ती करता है ना, तो थोड़ा सोच समझ करके किया करो, क्योंकि लोग आपकी भावनाओं का, आपकी समस्याओं का अपने स्वार्थ के लिए फ़ायदा उठा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छा, अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं, जो कि मेरे लॉयल फैमिली मेंबर्स हैं, तो मुझे केवल इतना सा बता दीजिए कि वो जो जिन था वो गरिमा जी को कौन कौन सी परेशानी दे रहा था, कैसे कैसे उनको प्रताड़ित कर रहा था। मुझे आपके जवाब का कमेंट में काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। महक सलमानी, जितेंद्र कुमार, डिम्पल शर्मा, संदीप कुमार, दुर्गेश राजपूत, अनामिका पटवारी, अनुष्का तमंगे दार्जिलिंग से, आरिफे सैयद अब्बास से सहारा बन्नू और नाजिया अबू धाबी से और शोभा दिवाकर दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी पर।